नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग पर। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी समास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप जानते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में समास से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में उस पर चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। आइए हम जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हम आज की क्लास में उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, जो हम जानना चाहते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में विशेषता लाते हैं या फिर तीसरा नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये तीन स्थितियां होती हैं जब उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ता है। तो ये तीन स्थितियां होती हैं, या तो उस शब्द का अर्थ बदल देगा, या फिर उस शब्द में विशेषता ले आएगा, या फिर किसी तीसरे शब्द का निर्माण कर देगा, अर्थात उसके अर्थ को हर हाल में प्रभावित करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या अर्थ में विशेषता लाते हैं, या फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात उस शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। हर हाल में उस शब्द का अर्थ ये प्रभावित करते हैं। अब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी अन्य शब्द के समीप जाकर एक नए शब्द का निर्माण करना, यह उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये शब्द नहीं होते, ये शब्द के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जो भी उपसर्ग होते हैं उनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब ये किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी इनका अर्थ होता है। जैसे प्रा, अब प्रा का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी अन्य शब्द के साथ लग गया, जैसे प्रहार, प्रधान, अर्थ हो गया ना, निकल आया अर्थ। यहाँ हार क्या है? हार एक शब्द है जिसके साथ प्रा शब्दांश उपसर्ग के रूप में जुड़ा और एक नया अर्थ लेकर आया। वैसे ही प्रधान में हुआ। उपसर्ग का भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। आप जानते हैं कि प्रा का स्वतंत्र प्रयोग कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा, क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ नहीं हो, और जिसका अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, भाषा में स्वतंत्र रूप से उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग का प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है। विकारी शब्दों की क्लास आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से शब्द विकारी होते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? विकारी शब्दों के साथ होता है, अविकारी शब्दों के साथ नहीं होता है। ये इसकी सबसे खास बात है। अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि उपसर्ग कैसे किसी शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं, या उसकी विशेषता को बढ़ा देते हैं, या एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे एक शब्द है धान, एक शब्द है धान। अब देखिए इसमें अलग अलग उपसर्ग लगकर कैसे इसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। धान, इसमें उपसर्ग लगा वी, शब्द हो गया विधान, और जिसका अर्थ होता है नियम या कानून। फिर धान में ही हम सम प्रत्यय लगाते हैं, आनंद लगाना था। यह हो गया धान के साथ सम प्रत्यय लगा, यह हो गया संधान, जिसका अर्थ होता है निशाना लगाकर लक्ष्य साधना। तीसरा अगर हम देखते हैं, धान के साथ ही हम समा प्रत्यय उपसर्ग लगा रहे हैं, और यहां शब्द बन रहा है समाधान, जिसका अर्थ होता है किसी समस्या का हल। शब्द धान ही है, अलग अलग उपसर्ग उससे जुड़कर अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, नया शब्द निर्माण कर रहे हैं। धान में अ उपसर्ग जुड़ा, हो गया अवधान, रुकावट। इसी में पर जुड़ गया तो यह हो गया परिधान, वस्त्र, वेशभूषा। उसके परिधान अच्छे थे, अच्छे नहीं थे, इस पर सवाल होता है, तो यह परिधान। इसी में प्र जुड़ गया, यह हो गया प्रधान, इसका अर्थ होता है मुखिया। इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे धान की जगह हम हार कर दें और इसमें प्रत्यय लगाए, हो गया संहार। अभी अभी आपको बताया, हो गया प्रहार, प्रतिहार। ये अलग अलग शब्द ऐसे बनते हुए हार शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाएंगे, और ये उपसर्ग जैसे प्रति, संग, ये सब उपसर्ग इससे जुड़कर एक नया शब्द बनाते रहेंगे। आइए हम जानते हैं कि उपसर्ग के प्रकार कितने हैं। जब हम उपसर्ग के प्रकार की बात करते हैं तो उपसर्ग के 5 प्रकार हैं। उस
उपसर्ग के कुल 5 प्रकार हैं। ये 5 प्रकार हैं उपसर्ग के प्रकार में। 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या कुल 22 है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। महत्वपूर्ण यहाँ ये नहीं है कि किसी भी उपसर्ग की संख्या कितनी है, केवल यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि इसके कितने प्रकार हैं, क्योंकि ये 22 है, ये तो लिखा पढ़ी माता, लेकिन कहीं कहीं संख्या घट बढ़ भी जाए तो उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि कई बार होता है आप अलग देखे रहेंगे, किसी पुस्तक में उससे ज्यादा है, उससे कम दे दिए रहेंगे। जैसे हिंदी के उपसर्ग 13 उपसर्ग, दूसरा हो गया। तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग, इनकी संख्या 19 है। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या 6 है। इसके अलावा एक और जो 5वां भाग है, इसका जो 5वां प्रकार है वो है संस्कृत अव्यय। संस्कृत के वे अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनकी संख्या कुल 9 है। इस प्रकार से हिंदी भाषा में उपसर्गों की कुल संख्या 69 है। 69 कैसे हुए? संस्कृत के 22 एक पर था, संस्कृत के उपसर्ग हो गए 22, 13 ये 35, 35 19 54, 54 6 60 और 9 69 उपसर्ग ये कुल हैं, जिनका हम प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और उनसे नए शब्द का निर्माण कैसे होता है। जैसे देखिए, यह है संस्कृत के उपसर्ग। आ उपसर्ग है आ, जिसका अर्थ होता है तक या सहित। आ का अर्थ तक या सहित, जैसे आजीवन, जीवन भर। आरक्षण, आक्रमण। दूसरा है अव, जिसका अर्थ नीच या पतन होता है। अवगुण, गुण में अव लग गया और उसका अर्थ बदल दिया, एकदम उल्टा कर दिया, गुण का अवगुण कर दिया। अवनत, उन्नत का विलोम हो गया। अवधान, धान में देखिए भी लग गया, अवधान हो गया, मतलब रुकावट आ गई। तीसरा देखिए अप का अर्थ बुरा या अभाव, जैसे अपमान, मान का अपमान। हरण, अपशब्द, शब्द तो कहे लेकिन कैसे शब्द कहे, उसको अपशब्द कहे। अभि का अर्थ होता है और या सामने, जैसे अभिलाषा, अभियान, अभिमान, ये शब्द अभि से बने। अधिकार ऊपर, अधिक, श्रेष्ठ, अधिकार, अध्यक्ष, अधिकारी, ये सब अधि से बने। अति से का अर्थ होता है अधिक, सीमा से परे, जैसे अत्यधिक, अति से अधिक, बहुत अधिक हो। अतिशय, बहुत ज्यादा। अत्याचार, इसमें सब में क्या है, इसमें सब में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अन उपसर्ग में पीछे साथ साथ समान अर्थ होता है। अनुचर, अनुरूप, अनुरूप का देखिए समान हो गया, जबकि अनुचर का अर्थ पीछे की तौर पर ही प्रयोग किया जा रहा है। और ये अनुशासन यही बन रहा है। उत का अर्थ ऊपर, ऊंचा, जैसे उत्कर्ष, उत्तम, उत्थान, उस संस्थान का उत्थान हो रहा है, उसका उत्कर्ष हो रहा है। उप का अर्थ निकट या छोटा, जैसे उपकार, उपदेश या उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होते हैं, जो उनसे छोटा पद है वह उपराष्ट्रपति का पद होता है, इसीलिए हम यहाँ उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। फिर है तत्। तत् का प्रयोग होता है, तत् का अर्थ होता है उस, तत् का अर्थ होता है उस, तत् से बना, तत्पश्चात, तत्सम, तद्भव, ये सब इसके साथ बना। फिर देखिए दुर, दुर जब जुड़ता है तो ये बुरा या कठिन होता है, जैसे दुराचार, दुर्दशा, दुर्गम, यहाँ सब में दुर लग रहा है। दुस, ये यहाँ हलंत है, इसका भी अर्थ बुरा या कठिन होता है, जैसे दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्कर। नी अगर जुड़ता है, निषेध, नीचे होता है, निहत्था, निडर, निवारण, मतलब जहां पर ना का अर्थ आए, जैसे निहत्था मतलब हाथ में उसके कोई हथियार नहीं था, वो क्या था, निहत्था था। निडर, डर उसके पास नहीं था। निवारण, उस समस्या का अगर समाधान किया रहा है, निवारण हो रहा है। यहाँ पर दूसरा अर्थ भी दे रहा है। निर का अर्थ होता है बिना या बाहर, जैसे निर्वाह, निर्धन, बिना धन के। निर्जन, बिना जन के। निस, पूरा, विपरीत, निश्चित, निष्काम, निष्फल, ये सब निस के हैं, या तो पूरा होगा या फिर विपरीत होगा। परा, पूर्व काल में उल्टा, जैसे पराजय, पराभव, परामर्श। इसके अलावा परि का अर्थ आसपास, चारों ओर, परिक्रमा, परिणाम, परिधि, मतलब चारों ओर, किसी वृत्त की जो चारों ओर का जो भाग होता है, जो बाहरी आवरण होता है, उसे हम कहते हैं कि ये वृत्त की परिधि है। आगे देखते हैं, और इसमें है प्रा का अर्थ अधिक या आगे। इसे देखिए, प्रा का अर्थ अधिक या आगे तो होता है, लेकिन प्रा का कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, जैसे प्रख्यात, प्रचार, प्रकाश, ये सब प्रा से बने हैं। प्रति का विरोध या सामने होता है, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिवादी, वादी का जो विरोधी होता है उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। वि का भिन्न या अभाव होगा, जैसे विदेश, अपना देश नहीं दूसरा देश।
अलग देश, वियोग संयोग नहीं, वियोग विपक्ष, दूसरा पक्ष। सम का अर्थ होगा अच्छा या साथ, संस्कार, संगम, संतोष, ये सब होंगे इसके साथ। सु ये आखिरी उपसर्ग है संस्कृत का, इसका अर्थ होगा अच्छा, अधिक, सुगम, सुलभ, सुकर्म, सुयोग्य, ये जितने भी बन रहे हैं ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब सु उपसर्ग से बने नए शब्द हैं। अगर हम हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या आपने पढ़ा ही है, हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या 13 है। आइए देखते हैं ये 13 कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनका क्या अर्थ होगा। ये 13 उपसर्ग हैं। पहला उपसर्ग है आ, पहला उपसर्ग है आ। अभाव, निषेध, अथाह, अकाल, अछूत, ये हैं। अव से हीन, निषेध, इसका अर्थ होता है अवगुण, अवसर, अनहोनी। अन, अभाव, नहीं, अनहित, अनमोल, अनहोनी। अध का अर्थ आधा होता है, समास की क्लास में भी आपने इसको पढ़ा था। जैसे अधपका, अधमरा, अधनंगा, पका तो है लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये आधा पका हुआ है। उनका मतलब एक कम, उनका मतलब एक कम, जैसे 19, 29, 49, 19 का मतलब क्या हुआ 20 से एक कम, 29 का मतलब 30 से एक कम, 49 का मतलब 50 से एक कम, 79 का मतलब 80 से एक कम, 69 का मतलब 70 से एक कम। इस तरीके से का बुरा या हीन, कपूत, कचोट। कु का भी प्रयोग इसीलिए किया जाता है, ऐसे कुचैला, कुचालक, कुसंग। दु का अर्थ बुरा या कम के लिए होता है, ऐसे दुलारा, दुधारू, दुरूह, इसके लिए प्रयोग होगा। नी का कमी के लिए निहत्था, निकम्मा, निखट्टू। ये अधिकतर उपसर्ग वही मिल रहे हैं जो हिंदी के हैं, थोड़ा सा अंतर है, बाकी उपसर्ग लगभग वही है। सु का अर्थ अच्छा, सुडौल, सुजान, सुकन्या। केंद्र सरकार की एक योजना चलती है सुकन्या समृद्धि योजना, SSY बालिकाओं के लिए है, आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, वो भी अच्छी स्कीम है। उसकी भी पर का दूसरा या बाद का, परीक्षा, परहित, परलोक। परीक्षा का क्या होता है? पर इच्छा, किसी दूसरे की इच्छा, जिसमें आप किसी दूसरे की इच्छा के दूसरे के बनाए हुए पेपर को हल करते हो, क्या होती है? परीक्षा। पर हित, दूसरे का हित, पर हित, दूसरा लोक। भर का मतलब पूरा, भर पेट, भर सक, भर मार। बिन का बिना, निषेध अर्थ होगा, जैसे बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन चखा। ऐसा फल जिसको किसी ने नहीं चखा है वो अभी कैसा है? वह भी बिन चखा है। जिसकी शादी नहीं हुई वो कैसा है? वो बिन ब्याहा है। ठीक, अब यहीं पर आप जान लीजिए, अगर कोई धार्मिक कारणों से शादी नहीं करता है तो उसका अर्थ दूसरा होता है, और अगर किसी अन्य कारण से उसकी वो शादी नहीं करता है तो उसके लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में किया जाता है। इसके लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हम सेलिब्रेट प्रयोग करते हैं, ये नहीं प्रयोग करते कि हाँ हम बैचलर ही प्रयोग करते रहेंगे उसके लिए। आगे देखिए, अब हम आते हैं उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्गों पर। देखिए इनको हम देखते हैं। इनका पहला है, इनका प्रयोग हिंदी में कम मिलता है लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं। अल का निश्चित, अलबत्ता, अलगरज। ऐन का ठीक है पूरा, ऐन वक्त, ऐन मौका, ऐन वक्त पर कोई आ गया, ऐन मौके पर वो आ गए, ऐन मौके पर पुलिस पहुंच गई और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक। खुश, अच्छा, खुश दिल, खुशखबरी, खुशहाल, ये सब है इसके उदाहरण। भिन्न, भिन्न का अर्थ गैर, गैर का अर्थ क्या होगा? भिन्न। अब गैर में देखिए, गैर का अर्थ भिन्न होगा या फिर अभाव होगा। भिन्न या अभाव, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। फिर कम, कम या हीन, कम या हीन, कम का अर्थ होगा हीन, कम या हीन। जैसे देखिए इसमें क्या होगा? कम अकल, कमजोर, कम समझ, इसकी समझ कम हो, क्या है? कम समझ है। दर, दर का अर्थ में, दरअसल बात ये थी कि, तो यहाँ असल में, दरअसल का मतलब असल में, दरमियान, उसी समय। दरकार, फिल, फिल का अर्थ में, फिलहाल ऐसा कुछ तो अभी नहीं सोचा है, यह है फिल। फी का अर्थ प्रति, फी आदमी मतलब, फी सैकड़ा मतलब प्रति आदमी, प्रति सैकड़ा, सैकड़े के हिसाब से, आदमी के हिसाब से, उसके लिए फी का प्रयोग होता है। बा का अनुसार या और में, बदौलत, बदस्तूर, बनाम। बदौलत, बदौलत के अनुसार, नाम के अनुसार मतलब बनाम। फिर बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बद का अर्थ होता है बुरा। और इसमें क्या हुआ? अगर बद का अर्थ बुरा हुआ तो इससे जो शब्द बन रहे हैं वो बन रहे हैं बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। खुशबू, बदबू, दो शब्द। खुशबू मतलब अच्छी बू है और बदबू का मतलब बुरी बू है। ना, ना का अर्थ
जैसे नापसंद पसंद नहीं, नालायक लायक नहीं, मतलब लायक पना में उसके क्या है, अभाव है, पसंद में क्या है, अभाव है। नाबालिग वो अभी बालिग नहीं है, उसके बालिग होने के समय में अभी कुछ समय बाकी है, उस समय का भी अभाव है। बर का अर्थ होता है ऊपर, बर्दाश्त, बर्खास्त, ये सब इसमें आते हैं। बा का अर्थ साथ में, बा कलम, कलम के साथ में, बा कायदा, कायदे के साथ में, बा मुलाहिजा, बा मुलाहिजा फरमाते हैं कि मतलब मुलाहिजे के साथ फरमा रहे हैं। बिल का अर्थ साथ, जैसे बिल्कुल। बिला का मतलब बिना, बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर, बिना कसूर के, बिना शक के, बिना, बिला गुनाह, बिना गुनाह के। ला का अर्थ भी बिना ही होता है, जैसे लावारिस, बिना वारिस के। ला इलाज, जिसका कोई इलाज ना हो। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, क्या है, लाजवाब। इसके अलावा 3 और हैं उर्दू अरबी फारसी के, ये हैं हम, हमसे क्या बोला, हम का अर्थ हुआ संस्कृत उपसर्ग, अंग्रेजी उर्दू फारसी उपसर्ग में बराबर, जैसे हम उम्र मतलब समान उम्र वाले, बराबर की उम्र के। हम साया, साथ रहने वाले। हम सफर, साथ सफर करने वाले, ये सब हो जाएगा। सर का अर्थ मुख्य, सरकार, सरताज, सरदार, ये सब क्या है, मुख्य के लिए प्रयोग होगा। या हर, हर का प्रत्येक, हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष। हर एक माने प्रत्येक को, हर तरफ मतलब सब तरफ, प्रत्येक तरफ, जिधर भी देखिए उधर तरफ, हर तरफ ऐसा हो रहा था। ठीक। अब अंग्रेजी के उपसर्गों की बात करें तो अंग्रेजी के उपसर्गों की कुल संख्या है 6। कहीं कहीं आपको दूसरे ही मिल जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बहुत ये नहीं है। आप ये जानिए कि हाँ, ये 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं, इनमें अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। यहाँ पर इनकी संख्या 6 है, अधिकतर 6 ही रहते हैं, लेकिन कई पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 6 हैं इनमें किसी किसी में अंतर रहता है, किसी किसी में दूसरा मिल जाता है। जैसे पहला सब, सब का अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, डिवीजन में भी डिवीजन को बांट दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया और उसे सब डिवीजन कहा गया। इंस्पेक्टर से नीचे वाली पोस्ट सब इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, और इसी को उर्दू में कहते हैं दरोगा। आपने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा, पंडित अलोपी दीन वाली। डिप्टी का सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर या कलेक्टर के नीचे वाले जो पद होते हैं उप वाले, उनको डिप्टी कहा जाता है। वाइस का उप सहायक, वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति, वाइस चांसलर, उप कुलपति, कुलपति के लिए प्रयोग होता है यहाँ पर। चांसलर का अर्थ कुलाधिपति होता है, वाइस चांसलर का अर्थ कुलपति होता है। चीफ का मतलब प्रमुख, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, सचिवों का जो में जो मुख्य होता है उसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जो मंत्रियों का मुख्य होता है, उसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। हेड का अर्थ मुख्य प्रधान, हेडमास्टर, जो मास्टर में हेड हो उसे हेडमास्टर कहेंगे। हेड क्लर्क, क्लर्क कई हैं लेकिन जो मेन क्लर्क है उसे हम कहेंगे हेड क्लर्क। छठवां है जनरल, जनरल का प्रधान होता है, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये सब क्या है, जनरल का प्रधान होता है। मैनेजर कई हैं लेकिन एक कोई ऐसा मैनेजर है इसके अंतर्गत कई मैनेजर काम कर रहे हैं, उसे हम जनरल मैनेजर कहते हैं। अब हम आते हैं संस्कृत के अव्ययों पर। संस्कृत के अव्यय से जो उपसर्ग बनाए गए हैं तो देखिए, ये इनकी कुल संख्या 9 है। आ का अर्थ अभाव। अब अभाव में कौन कौन से हैं, अभाव में है सभासद बन रहे हैं अशोक, मतलब जहां शोक का अभाव हो। अकाल, अनीति, अकाल का अर्थ तो सूखे सूखे पड़ने से होती है। अनीति का जहां नीति का अभाव हो। अंतः, अंतः का भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन। फिर अधा का नीचे, अधा पतन, अधोलिखित, नीचे लिखा हुआ। अधोगति, ये मृत्यु के लिए प्रयोग होता है। चिर का अर्थ बहुत देर, चिरायु जो बहुत लंबी आयु वाला उसे चिरायु कहते हैं। चिरंजीव, चिरकुमार, चिरकुमार का अर्थ मतलब जो हमेशा नौजवान ही बना रहता है उसे हम चिरकुमार कहते हैं। पुनर का अर्थ होता है फिर से, पुनर्जन्म, जिसका जन्म फिर से हो। पुनर्लेखन, इसको फिर से लिखा जाए। पुनरुद्धार, जिसका फिर से उद्धार हो जाए, किया जाए। जैसे बहुत से बिल्डिंग्स हैं, मंदिर हैं, उनका क्या होता है, पुनरुद्धार होता है। बहुत पहले बनी थी, उनमें मरम्मत की जरूरत थी, जो उसकी मरम्मत की गई उसको हम पुनरुद्धार कहते हैं। पुरा का अर्थ पुरातन, जैसे पुरावृत्त, पुरातत्व, पुरातत्व शब्द से ही जान रहे हैं कि पुरातन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बहिर का अर्थ बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिर्जगत, जो दूसरा जगह से बाहर वाला जगह से बहिर्गमन माने बाहर जाना। बहिर्मुखी जैसे व्यक्ति की अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो क्षमताएं होती हैं उसके लिए प्रयोग हो रहा है। सत का अर्थ सच्चा, सत्कर्म, सज्जन, सदाचार। सज्जन का अर्थ हुआ, अगर हम इसका संविच्छेद करेंगे तो होगा सत धन जन, इसलिए ना कहिएगा कि सज्जन में सत कहाँ आ गया। सदाचार को जब हम करेंगे तब होगा सत, सत धन आचार,
सदाचार, ये होगा। सह का अर्थ साथ में, इसका अर्थ सहयोगी, सहपाठी या सहचर, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, साथ चलने वाला सहचर, ये उपसर्ग इसके साथ थे। संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए गए उनकी संख्या कुल कितनी थी? उनकी संख्या 9 थी। अब हम बात करते हैं कभी कभी एक ही शब्द के साथ दो दो उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनका अर्थ क्या होता है? जैसे देखिए, एक ही शब्द एक ही रहेगा, उसके साथ दो दो उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे देखिए, नाश एक शब्द है, इसके साथ अवि दो उपसर्ग ने और जो शब्द बना वो बना अविनाश। अविस ये स्मरणीय के साथ बन गए और शब्द मिल गया अविस्मरणीय, याद रखने वाला जो भूला ना जा सके, अविस्मरणीय। प्रतिधन अधन गमन ये दोनों उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, शब्द तो केवल ये है। और हो गया प्रत्यागमन। वैसे ही परिउपसर्ग, सम उपसर्ग, वाद शब्द है और शब्द बना परिसंवाद। इस तरीके से हमने आज की क्लास में देखा कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसमें विशेषता लाते हैं या किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है, उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र रूप में हम हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं। उपसर्ग के 5 प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के वे अव्यय जिनका हम उपसर्गों के रूप में प्रयोग करते हैं। इनकी कुल की संख्या 69 उपसर्ग है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जिनमें दो दो उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे देखिए, आपने देखा अविनाश, अविस्मरणीय, प्रत्यागमन, परिसंवाद, इस तरीके के भी शब्द आते हैं। तो आज की क्लास में हमने उपसर्ग का विस्तृत अध्ययन किया। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस क्लास के माध्यम से उपसर्ग विषयक ज्ञानार्जन करेंगे, आपके ज्ञान में उपसर्ग विषयक जानकारी की बढ़ोतरी होगी। अगली क्लास में एक नए टॉपिक प्रत्यय के साथ हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।